नाउ अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? क्लेमेंसन्स रिडक्शन है ना, क्लेमेंसन्स रिडक्शन है। तो क्लेमेंसन्स रिडक्शन में, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना, ऑक्सीजन को निकाल देना, इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन, है ना। तो क्लेमेंसन्स रिडक्शन में क्या होता है, वुल्फ-किस्लर रिडक्शन में क्या होता है, विल अंडरस्टैंड। और ये दोनों के दोनों रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं। और कार्बोनिल कंपाउंड में आपको पता है, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब ये वाला है, आर सी एच डबल बॉन्ड ओ, है ना, ये वाला एक है। देन आर सी आर डबल बॉन्ड ओ, है ना, ठीक है। तो ये वाला जो ग्रुप है इसको कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। दिस इज अ कार्बोनिल ग्रुप। तो रिडक्शन में क्या हो रहा है, क्लेमेंसन्स में और वुल्फ-किस्लर में, ये वाला ऑक्सीजन निकल जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन निकल जाएगा, और यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन। सो CO ग्रुप जो है, वी कैन से CO जो ग्रुप है, दैट विल गेट कन्वर्ट इनटू मिथिलीन ग्रुप, CH2 ग्रुप, है ना। जब ऐसा होता है तब उसको हम क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं। और वुल्फ किस्लर, फर्क क्या दोनों में? दोनों में खाली एजेंट का फर्क है, बाकी दोनों का काम सेम ही है, दोनों का काम सेम ही है। तो धीरे धीरे हम इसको पढ़ेंगे, वुल्फ किस्लर एंड क्लेमेंसन रिडक्शन। सबसे पहले हम क्लेमेंसन रिडक्शन में देखते हैं क्या क्या है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे देखो क्या है, the carbonyl group of aldehydes and ketones are reduced to methylene group. What does methylene, मैंने अभी जैसे आपको बोला, methylene मतलब CH2 ग्रुप रहता है। क्या रहता है? CH2 ग्रुप। on treatment with a zinc amalgam and concentrated hydrochloric acid, zinc amalgam मतलब Hg mercury and concentrated हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, ये क्लेमेंसन का एजेंट है ये। जैसा हमने कल देखा था, कल हमने देखा था स्टीफन्स रिएक्शन में SnCl2 HCl, ये उसका एजेंट था, है ना। तो ये सब रिएजेंट उस साइंटिस्ट के नाम से आपको ध्यान में रखना है। ये स्टीफन एजेंट था, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लेमेंसन्स में हम क्या करते हैं, जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो ऐसा जब होगा, जब ये रिएजेंट यूज करेंगे, तो हम उसको बोलेंगे क्लेमेंसन्स रिडक्शन। ओके। अगर मुझे हाइड्राजाइन, हाइड्राजाइन मतलब NH2 इसको बोलते हैं हाइड्राजाइन ना, NH2 इस ऐसा जो कंपाउंड रहता है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज हाइड्राजाइन। जब हम उसको हाइड्राजाइन के साथ ट्रीट करेंगे, ये दो स्टेप का रिएक्शन है वुल्फ किस्लर वाला। जब हम उसको हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करेंगे, हाइड्रोजन मतलब NH2 उसके बाद में उसको हीट करेंगे विथ NaOH और KOH, इन दोनों में से किसी के साथ भी उसको हीट कर सकते हैं। एंड बाद में बॉइल करेंगे सॉल्वेंट लाइक इथिलीन ग्लाइकॉल। कल ही मैंने आपको बोला था कि ग्लाइकॉल मतलब जिसमें दो OH ग्रुप अटैच होते हैं उसको ग्लाइकॉल बोलते हैं। ये वाला देखो, ये H, ये इथिलीन ग्लाइकॉल हो गया, समझ में। तो एजेंट तो समझ में आया, रिएक्शन तो दोनों का सेम है, खाली एजेंट अलग अलग हो जाएगा, तो नाम अलग अलग हो जाएगी। तो मेन कॉन्सेंट्रेशन हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है एजेंट। तो वन सेकेंड, क्लेमेंसन में हम यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये आपका क्लेमेंसन्स का है। NH2 दैट इज हाइड्राजाइन, ये जो है ये आपका वुल्फ किस्लर का है। उसके बाद में हम उसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे NaOH और KOH के साथ, NaOH और KOH के साथ हीट करेंगे, और फिर बॉईल करेंगे इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ। इथिलीन ग्लाइकॉल एक्ट एज अ सॉल्वेंट, है ना, जैसा पानी रहता है वैसे इस रिएक्शन के लिए ये सॉल्वेंट है, इथिलीन ग्लाइकॉल। तो ये वाला हो गया आपका वुल्फ किस्लर, ये वाला हो गया आपका क्लेमेंसन रिएक्शन। अगर ये पता है तो बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा फिर अभी। और रिएक्शन का खासियत मैंने आपको बताया, रिएक्शन का खासियत क्या होता है कि CO ग्रुप जो कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्शन होता है मिथिलीन ग्रुप में, किसमें कन्वर्ट होता है? मिथिलीन ग्रुप में। और यहाँ पे आपको हमेशा अल्केन मिलता है, देखो अल्केन मिलेगा, क्या मिलेगा? अल्केन। सो विल अंडरस्टैंड। तो ये वापस जाने का रास्ता दे रहा है, अल्डिहाइड कीटोन से आपको डायरेक्टली अल्केन मिल रहा है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्या कंपाउंड है। देखो, इन बोथ रिएक्शन ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय द टू हाइड्रोजन एटम्स। क्लेमेंसन रिडक्शन, देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे चार इन दोनों का रिएक्शन होगा, और इन दोनों का रिएक्शन होने के बाद आपको चार हाइड्रोजन मिलेंगे। और ये दोनों यहाँ पे देखो चार हाइड्रोजन हो रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन तो यहाँ पे लगेंगे,
लेकिन 2 हाइड्रोजन और H2, इसमें के 4 में से 2 हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे लगेंगे और 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट हो जाएगा और H2 मिलेगा। इस तरीके से आप ये क्लेमेंसन रिडक्शन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एकदम सिंपल रिएक्शन है, खाली एजेंट ध्यान में रखना है। कार्बोनिल ग्रुप गेट कन्वर्ट इनटू मिथिलीन ग्रुप। ठीक है, आगे जाते हैं। तो ऐसा जब रिएक्शन होगा तो क्लेमेंसन रिडक्शन। अभी कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन देखते हैं। ये तो हमने जनरल रिएक्शन देखा, अभी स्पेसिफिक रिएक्शन देखते हैं। स्पेसिफिक में क्या बोला है, यहाँ पे हमने कीटोन लिया, ये एसीटोन है, CH3CCH3 कीटोन है, इसमें 4H है। तो यहाँ पे खाली आपको मिलेगा अल्केन। देखो कीटोन से मुझे अल्केन मिल रहा है, तो ऐसा कब होगा, क्लेमेंसन रिडक्शन। ये वाला जो रिएजेंट है ना, इसको ध्यान में रखना, ये है क्लेमेंसन रिएक्शन का रिएजेंट है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आएगा, बिकॉज बहुत सिंपल है, खाली ऑक्सीजन निकालना है, हाइड्रोजन लगा देना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का फॉर्मूला है ये देखो, CH3 अल्काइल ग्रुप है, CH3 CH2 CHO लिखते हैं, मतलब ये एक्चुअली ऐसा स्ट्रक्चर उसका ऐसा है। CHO मतलब ये ऐसा स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पे ये O निकल जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, H2 आएगा, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3, प्रोपेन बन गया है। तो आपको समझ में आ रहा है कि अल्डिहाइड से भी आपको अल्केन मिलेगा, कीटोन से भी अल्केन मिलेगा, और ये रिएक्शन का नाम क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन है। उसका एजेंट कौन है, जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl है। तो ये दोनों स्पेसिफिक रिएक्शन हो गए। और ऊपर वाला जो हमने देखा है जनरल रिएक्शन है, ये कार्बोनिल और कार्बोनिल ग्रुप दोनों में प्रेजेंट रहता है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अल्डिहाइड, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन कीटोन। ठीक है, आगे जाते हैं। वुल्फ किस्नर, वुल्फ किस्नर में देखो रिएक्शन तो मैंने बोला 2 स्टेप रिएक्शन। पहले स्टेप में आपको क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन के साथ हम ट्रीट करेंगे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बोला, NH2NH2 है ना, NH2NH2। लेकिन बॉन्डिंग कैसे होगा, इसको हम ऐसा लिखेंगे, NN के थ्रू बॉन्डिंग है ना, ऐसा लिखेंगे। और जब ऐसा लिखेंगे तो ये O और इधर का H2 निकल जाएगा, है ना, H2 निकल, इसके लिए यहाँ पे नीचे -H2 लिखा है, तो निकल जाएगा। और ये डबल बॉन्ड को क्या लगेगा, NNH2, NNH2। ये जो NNH2 है इसको बोलते हैं हाइड्राजोन। क्या बोलेंगे इसको, हाइड्राजोन बोलेंगे। ओके, और फिर हमने ये पहला स्टेप हो गया। फिर दूसरे स्टेप में हमने ऑलरेडी बोला है कि हम इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे, आइदर NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, नहीं तो KOH के साथ ट्रीट करेंगे। हीट करना है, और कौन से सॉल्वेंट में करना है, इथिलीन ग्लाइकॉल के सॉल्वेंट, CH2 CH2OH और OH। इथिलीन ग्लाइकॉल हमने ले लिया, है ना। इथिलीन ग्लाइकॉल इसको हीट करेंगे तो ये वाला जो पूरा क्या पूरा निकल जाएगा। देखो ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से N2 बनेगा और H2 इसको अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये समझना है कि ये दोनों, इसमें यहाँ पे भी आपका कन्वर्ट हो रहा है अल्केन में, एंड लेकिन यहाँ पे 2 स्टेप हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 स्टेप। पहले स्टेप में आपको हाइड्रोजन मिल रहा है और दूसरे स्टेप में आपको दैट इज गेटिंग कन्वर्ट इनटू मिथिलीन ग्रुप। तो हमने ये देखा, ये हमने देखा, वी हैव सीन दिस इज द रिएक्शन। और ये हमने जनरल देखा, ये स्पेसिफिक रिएक्शन होगा, है ना। प्रोपेन अल्डिहाइड लिया, हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया, हाइड्रोजन मिला, इसका कुछ नाम ऐसे लिखना है आपको। फिर ये आपको इसको हिट करेंगे और आपको ये O विल गेट कन्वर्ट टू, यहाँ पे H हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। तो हमारा दोनों रिएक्शन हो गया, क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ किस्लर रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन, दोनों में खाली एजेंट का फर्क है, दोनों का काम क्या है, सेम है। काम क्या है, सेम है। आगे जाते हैं। आप देख रहे हैं अभी एक इन्होंने एरोमेटिक कीटोन लिया, एरोमेटिक कीटोन है, हाइड्रोजन है, फिर हाइड्राजोन मिलेगा आपको। हाइड्रोजन का फिर उसको बॉईल करेंगे और आपको नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा, और यहाँ पे O will get converted to H2, that is how we can कर। तो आई होप हमने इतना सारा रिएक्शन जो लिया है, आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में देख के आप उसको रिवाइज कर सकते हैं बार बार, दैट इज द एडवांटेज ऑफ वीडियो। तो हम देखते हैं क्या है। सो सॉल्यूशंस, अभी हम जाते हैं सॉल्यूशन में। एक नया चैप्टर है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन में हम यहाँ पे हमारा जो आज का जो सेशन रहेगा, वी विल इसमें 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, है ना। एक टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको जरूर एग्जाम में 1-2 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव में आएगा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और उसका नाम क्या रहेगा। दूसरा है, हम यहाँ पे 2 लॉस कवर करने वाले हैं।
लॉस कवर करने वाले हैं, ठीक है। एंड तीसरा जो है, हम यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कवर करने वाले हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको हम यूज करने वाले हैं। तो हमारा जो पूरा पढ़ाना रहेगा इसके आजू बाजू में रहेगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ से आपको एक 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव मिल सकता है, यहाँ से आपको डेफिनेटली 2 मार्क का, कुछ 2 ही लॉ है, 2 मार्क का क्वेश्चन मिल सकता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर आपको प्रॉब्लम मिल सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम से रिलेटेड में फॉर्मूला आपको यहाँ पे समझा देना हो, और ऑन दैट बेसिस आप उसको और ज्यादा एक्स्ट्रा जितना मैं बोल रहा हूँ उतना पढ़ाई करो। कल का जो पेपर उसको दो, और जो भी बचता है उसको हम आने के बाद कवर करेंगे, ठीक है। तो आगे जाते हैं। तो सबसे पहले एक और चीज मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में क्लियर करना चाहता हूँ। सॉल्यूशन कब बनता है, क्या होता है कि हम कोई भी दो चीजों को मिक्स करते हैं, व्हेन ए इज मिक्स विथ बी, दोनों को मिक्स करेंगे तो बन जाता है सॉल्यूशन, है ना, बन जाता है सॉल्यूशन। अभी यहाँ पे जनरली हम ऐसा बोलते हैं कि ये नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, है ना, दे शुड बी नॉन रिएक्टिंग, तो परफेक्ट सॉल्यूशन बनेगा। नॉन रिएक्टिंग, कोई आपस में रिएक्ट नहीं होना चाहिए, तब सॉल्यूशन अच्छा बनता है। नॉन रिएक्टिंग मतलब क्या, जैसा मैंने पानी में डाल दिया शुगर, तो शुगर पानी के साथ रिएक्ट नहीं होता है ना, शुगर पानी के साथ रिएक्ट नहीं होता है। जैसे मैंने डाल दिया, पानी में डाल दिया, नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया, तो दे डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर। तो अगर ऐसे नॉन रिएक्टिंग दो कंपाउंड अगर हम एक दूसरे में मिक्स कर रहे हैं तो बन जाता है सॉल्यूशन, है ना। ये पहला डेफिनेशन। इसमें और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि जब हम कोई भी दो चीजें मिक्स करेंगे तो एक का क्वांटिटी रहेगा स्मॉल, एक का क्वांटिटी रहेगा लार्ज, है ना। एक का क्वांटिटी रहेगा स्मॉल, एक का क्वांटिटी रहेगा लार्ज। अभी जैसा मैंने आपको जस्ट बोला कि हमने एक पानी के ग्लास में, यहाँ पे पानी है, वाटर है, वाटर H2O है, और इसमें डाल दिया NaCl डाल दिया। तो नेचुरल मुझे यहाँ से ऐसा पता चल रहा है कि लार्ज वाला क्वांटिटी यहाँ पे H2O आएगा, स्मॉल वाला क्वांटिटी NaCl आएगा, आएगा ना। तो हमेशा ऐसे रहेगा, हमेशा ऐसे रहेगा, एक एक क्वांटिटी बड़ा रहेगा, एक क्वांटिटी रहेगा छोटा। जो क्वांटिटी बड़ा है, लार्ज है, उसको हम आगे चल के सॉल्वेंट बोलने वाले। क्या बोलने वाले उसको? सॉल्वेंट। इट में बी सॉलिड, इट में बी लिक्विड, इट में बी गैस, उसका उसके साथ कोई संबंध नहीं है। जो क्वांटिटी लार्ज क्वांटिटी में है उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, और जो क्वांटिटी छोटा है उसको हम बोलेंगे सोल्यूट, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? सोल्यूट बोलेंगे। तो यही टर्मिनोलॉजी को लेके हम अभी डिफाइन करने वाले हैं कि कितने टाइप्स के सॉल्यूशन पॉसिबल है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये समझ में है आपको सबको? बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आया? आवाज नहीं आ रहा है? हाँ आ रहा है ना, ओके। नाउ, तो लार्ज क्वांटिटी को हम क्या बोलने वाले हैं? सॉल्वेंट। स्मॉल क्वांटिटी बोलने वाले सोल्यूट, है ना, सोल्यूट। ये तो ये सोल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। आगे जाते हैं। अभी सबसे पहले अगर हम इसको देखते हैं, इसको मैं कर देता हूँ रब ना। यहाँ पे देखो, अभी हमारे पास टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशंस रहेंगे, 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कौन से 9 टाइप्स कैसे बन रहे हैं? एक हम क्या कर रहे हैं, एक हम क्या कर रहे हैं, देखो हमारे पास 3 फेजेस है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ऐसे 3 फेजेस है हमारे पास। तो हम कैसे सॉल्यूशन कैसे बना रहे हैं? तो हम क्या करें, पहले हम सॉलिड में सॉलिड लेंगे, सॉलिड में सॉलिड, सॉलिड में लिक्विड, सॉलिड में गैस। मतलब ये क्वांटिटी बड़ा लेंगे, ये वाला क्वांटिटी छोटा लेंगे। इसका मतलब ही यहाँ पे ये सॉल्वेंट हो गया, सोल्यूट हो गया। सॉलिड में सॉलिड डालेंगे, सॉलिड में लिक्विड डालेंगे, सॉलिड में गैस डालेंगे। ये 3 टाइप हो गए, ठीक है। दूसरा केस क्या रहेगा? लिक्विड में सॉलिड डालेंगे, लिक्विड में लिक्विड डालेंगे, लिक्विड में गैस डालेंगे। ये हो गया आपका दूसरा टाइप का सॉल्यूशन। ये 6 हो गए टोटल। तीसरा टाइप कैसे बनेगा आपका? गैस में सॉलिड,
गैस में लिक्विड, गैस में गैस, ये जो है ये और एक टाइप का सोल्यूशन। तो टोटल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने टाइप हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये सिस्टम जो है अलग अलग सिस्टम हो गए। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम, सॉल्यूशन के सिस्टम हो गए, है ना। और ये जो सॉल्यूशन के सिस्टम है तो उससे इसका नाम भी बनता है। सम एग्जांपल्स भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन से टाइप में एग्जांपल क्या आ रहा है समझ में। तो सॉलिड देखो, स्टेट ऑफ सोल्यूट, ये सोल्यूट है, यहाँ पे सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, मतलब इसका क्वांटिटी बढ़ा रहेगा। तो हमने सोल्यूट को यहाँ पे फिक्सअप कर दिया। सॉलिड हमने डाला लिक्विड में, तो आप देख रहे सी वाटर, सी वाटर में क्या रहता है, NaCl रहता है, पानी में रहता है, H2O में रहता है ना, NaCl पानी में रहता है, बिकॉज वो सी वाटर इज सॉल्टी इन नेचर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सॉलिड सोल्यूट है, सॉल्वेंट लिक्विड है। तो इसका एग्जांपल आपको ध्यान में, सी वाटर, बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, शुगर इन वाटर, एकदम सिंपल एग्जांपल है। ये एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है, आपको देखना है कि किसका क्वांटिटी बड़ा है, किसका क्वांटिटी छोटा है। जनरली ये इतने कॉमन सेंस तो आपको एग्जाम में नहीं आएंगे। आपको ये वाला आएगा कि बेंजोइक एसिड में बेंजीन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा थोड़ा केमिकल टर्मिनोलॉजी में आपको आएगा। ठीक है, हम सॉलिड में सॉलिड डालेंगे, सॉलिड में सॉलिड मतलब कैसा, मेटल अलॉय, आपको पता है मेटल अलॉय। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ब्रास कैसे बनता है, ब्रास, ब्रास में क्या होता है, कॉपर में हम जिंक डालते हैं, मेन रहता है कॉपर, उसमें डालते हैं जिंक। तो कॉपर में जिंक डालने के बाद बनता है अलॉय। हमने सॉलिड में सॉलिड डाला, क्या डाला, सॉलिड में सॉलिड डाला, तो उसमें देखो ब्रॉन्ज दिया, ब्रास दिया, ब्रॉन्ज दिया। हम जो घर में स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं, है ना, स्टेनलेस, स्टेनलेस स्टील, ये क्या होता है, स्टेनलेस स्टील इज नथिंग बट आयरन रहता है, आयरन के रॉड, आयरन का स्ट्रक्चर रहता है Fe, इसमें हम डालते कार्बन, इसमें क्या डालते हैं, हम कार्बन डालते हैं, Fe में डालते कार्बन। तो सॉलिड में सॉलिड, सॉलिड में सॉलिड जब जाएगा तो एक सॉल्यूशन बनता है, उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे अलॉयज बोलते हैं हम उसको, मेटल अलॉय, दैट इज एग्जांपल है ब्रास है बोल। ठीक है, उसके बाद में सॉलिड में गैस, सॉरी गैस में सॉलिड, गैस है उसमें सॉलिड जाएगा, आयोडीन इन एयर, एयर गैस है उसमें आयोडीन के वेपर्स जा रहे हैं। हम नैफ्थलीन बॉल देखते हैं, कैम्फर देखते हैं, है ना, नैफ्थलीन बॉल, कैम्फर्स। तो आप देख रहे हैं कि नैफ्थलीन बॉल अगर मैंने यहाँ पे रखा तो हवा में निकल जाता है। तो ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड हवा में जा रहा है समझ में। तो ये भी है, दिस इज ऑल्सो सॉलिड जा रहा है गैस में। तो ये एग्जांपल आपको देंगे, आयोडीन इन, आयोडीन इन एयर। तो ये आपका हो गया, इसमें हमने एक को फिक्स किया, सोल्यूट को फिक्स किया, सॉल्वेंट को चेंज किया। आगे वाला एग्जांपल देखते हैं, आगे वाले इसके खाली आपको नाम आएंगे। दूसरा है, अभी लिक्विड है, क्या लिक्विड है, सोल्यूट लिक्विड है, लिक्विड सोल्यूट है, लिक्विड में ही डालेंगे। तो गैसोलीन, इथेनॉल इन वाटर, है ना, लिक्विड गैसोलीन, इथेनॉल इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर हम डालेंगे तो बनता है लिक्विड इन लिक्विड। और मिल्क, मिल्क है ना, मिल्क, मिल्क इनफैक्ट ये नहीं, एक्चुअली पूरा डिजोल्व भी होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है। उनका सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो दो, पहला एक कंडीशन मैंने आपको बताया कि दे शुड नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, एंड दूसरा जो है कंडीशन कि वो पूरे के पूरे मिसिबल हो जाना चाहिए, एक दूसरे में मिक्स होना चाहिए, उनका एक क्रिस्टल क्लियर सॉल्यूशन बनना चाहिए, तब जाके वो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो मिल्क जो है क्रिस्टल क्लियर नहीं रहेगा, तो इथेनॉल इन वाटर क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, सो एक वो मिल्क इमल्शन के कैटेगरी में जाता है, ये हम सॉल्यूशन देख रहे हैं हमें। तो लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड हमें डालना है सॉलिड में, अमलगम ऑफ मर्क्यूरी विथ मेटल एज अ मर्क्यूरी इन सिल्वर। अभी जस्ट हमने देखा जिंक अमलगम, देखा जिंक अमलगम, जिंक अमलगम कौन सा, किसका ये था, एजेंट था, बोलो। अभी जस्ट हो गया हमारा जिंक अमलगम, किसमें यूज किया हमने, क्लेमनसन ने, यस, क्लेमनसन में हमने जिंक अमलगम यूज किया, है ना। तो दैट इज हाउ, ये कौन सा सोल्यूशन है, हम लिक्विड डाल रहे, लिक्विड डाल रहे किसमें, सॉलिड में। तो देखते आगे,
लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस, लिक्विड इन गैस। एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, लिक्विड सोल्यूट है, ये गैस सॉल्वेंट है, ठीक है। और वी कैन से हमारा जो फॉग रहता है ना, फॉग, उसमें लिक्विड के ड्रॉपलेट्स रहेंगे गैस में, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल, ठीक है ना। आगे जाते हैं, नेक्स्ट तीसरा है, तो इसके एग्जाम्पल आपको लर्न करने पड़ेंगे, एग्जाम्पल लर्न करने पड़ेंगे। तो हम जाते हैं आगे, ये 9 टाइप हो जाएंगे यहाँ पे। गैस सोल्यूट है, लिक्विड में डालेंगे, गैस लिक्विड में डालेंगे तो हम जितना भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक में यही होता है, कार्बोनेटेड वाटर रहता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं पानी में, तो बनता है कार्बोनेटेड वाटर। ऑक्सीजन रहता है पानी में डिजोल्व हो जाता है, जिसके ऊपर पूरा एक्वेटिक लाइफ डिपेंड है, ये भी गैस में चला जाएगा, लिक्विड में, ऐसा समझ। फिर गैस में सॉलिड, गैस जाएगा सॉलिड में, गैस जाएगा सॉलिड में, तो H2 इन पैलेडियम, H2 इन पैलेडियम ये कहाँ पे यूज किया, कैन यू टेल मी, H2 पैलेडियम कहाँ पे हो गया, कौन से रिएक्शन में यूज किया हमने H2 पैलेडियम, पढ़ाई किया आपने कुछ, कल ही हो गया था हमारा ये, कौन सा, रोशन। यस रोजनमुंड रिएक्शन, करेक्ट, रोजनमुंड में हमने किया था H2 इन पैलेडियम, करेक्ट, मतलब आपने कुछ पढ़ाई किया होगा डेफिनेटली। गैस, गैस में गैस, गैस में गैस मतलब क्या है, जैसा हमारा एयर है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का क्वांटिटी 79% है, ऑक्सीजन का क्वांटिटी 21% है, तो ऑक्सीजन हो गया सोल्यूट, नाइट्रोजन हो गया सॉल्वेंट, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एयर है दैट इज ये टाइप का सोल्यूशन है। सो इन दिस वे हमने 9 टाइप्स के सोल्यूशन देखे जो आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये सब कुछ एकदम सिंपल है, कुछ इंफॉर्मेटिव है, कुछ नया चीज नहीं इसमें, नया भी होगा तो हमने उसको टेक्निकली समझा, भी टेक्निकली हमने नया समझा। अभी सबसे पहला जो लॉ है हेनरीज लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, एग्जाम में जरूर मिलेगा आपको, हेनरी लॉ एंड राउल्ट्स लॉ। तो हेनरी लॉ क्या बताता है, मतलब व्हाट इज द, हेनरी ने क्या बोला था, इन्होंने क्या बोला था कि कोई भी लिक्विड है, एक सपोज मैं ऐसा एक कंटेनर लेता हूँ और यहाँ पे लिक्विड लेता हूँ, है ना, यहाँ पे लिक्विड लेता हूँ और इसको हम कर देंगे, सपोज क्लोज कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और यहाँ से हम इसके अंदर डालेंगे गैस, है ना, एक कोई भी गैस डालेंगे, और समझ लो कि हम कोल्ड ड्रिंक बना रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक में क्या रहेगा, ये रहेगा पानी, ये रहेगा CO2 गैस। तो जब हम इसके गैस डालेंगे तो इसका जो प्रेशर है ना, धीरे धीरे हम इसका प्रेशर बढ़ाएंगे, तो जैसे जैसे हम ऊपर का प्रेशर बढ़ाएंगे, वैसा वैसा ये जो गैस है ना यहाँ का, ये गैस पानी के अंदर सोल्यूबल होना चालू हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा सोल्यूबल हो जाएगा। मोर विल बी द प्रेशर, मोर विल बी द सोल्यूबिलिटी, जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा सोल्यूबल हो जाएगा, समझ में आए। और इसके लिए आपको पता होगा कि जब भी हम इसका ढक्कन खोलते हैं कोल्ड ड्रिंक बॉटल का, तो अंडर प्रेशर रहता है, जैसे हम उसको ओपन करते हैं तो अंदर का गैस पूरा बाहर आ जाता है, बिकॉज जब तक बॉटल का ढक्कन बंद था तब तक क्या, व्हाट वाज द सिचुएशन, कि यहाँ पे प्रेशर था और प्रेशर में सोल्यूबिलिटी ज्यादा था, लेकिन जैसे हमने उसका प्रेशर कम किया तो अंदर का पूरा गैस, आप देखते हैं कि इफरवेंसेस ऑफ CO2 गैस विल टेक्स प्लेस, और वो गैस स्पीडीली पानी के बाहर आ जाता है, बिकॉज प्रेशर कम होता है। तो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल कंसेप्ट है कि जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे उतना ज्यादा सोल्यूबिलिटी बढ़ेगा। सो सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, एकदम सिंपल है, सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। सो दैट इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। और एक चीज है, और एक चीज है कि आजकल हम देखते हैं कि योगा में प्राणायाम हम करते हैं, है ना, प्राणायाम में क्या करते हैं हम, प्राणायाम में हमें ऐसा बताया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा सांस अंदर लो, सांस अंदर लेने से क्या होगा कि हम अंदर लंग्स में हमारा प्रेशर बिल्डअप करते हैं, और जितना ज्यादा प्रेशर हम बिल्डअप कर सकते हैं उतना ज्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्लड में सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज हमारे जो पुराने लोग हैं उनको ऑलरेडी पता था, दे नो द टेक्निक्स, तो उसके वजह से हम लोगों ने टेक्निक ये बहुत साल पहले डेवलप किया था। तो प्राणायाम जो है, प्राणायाम से क्या होता है, हम लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाने की वजह से उसमें ब्लड में ज्यादा सोल्यूबल होता है, और ब्लड में ऑक्सीजन आने के बाद ही फिर हमारा पूरा
ग्लूकोज बर्न होना चालू हो जाता है एंड वी फील रिलैक्स, है ना। तो इसकी वजह से ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आई थिंक आपको समझ में आएगा, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे लिक्विड के ऊपर गैस का, उतना सोल्यूबिलिटी बढ़ेगा। यही राउल्ट्स लॉ है। तो हम यहाँ पे देखते हैं राउल्ट्स लॉ का कंसेप्ट क्या है। देखो यहाँ पे नाउ क्या बोलता है राउल्ट्स लॉ। इट स्टेट्स दैट, इसको अभी ये लिखना है आपको, इट स्टेट्स दैट द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के ऊपर गैस का जो प्रेशर है उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। इसका जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है दैट इज के एच। के स्टैंड फॉर कांस्टेंट, एच स्टैंड फॉर हेनरी। ये हेनरी का कांस्टेंट है। किसका कांस्टेंट है? हेनरी का। हेनरी हेनरी ने लॉ दिया, इसके लिए हेनरी का कांस्टेंट। वेर एस इज द सोल्यूबिलिटी, ये सब कुछ आपको लिखना है पेपर में। एस इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस इन मोल्स पर लीटर। ये सोल्यूबिलिटी का यूनिट होता है मोल्स पर लीटर, मतलब मोल्स पर डीएम क्यूब। डेसीमीटर क्यूब मतलब ही लीटर रहता है ना, ये मोलरिटी का यूनिट रहता है। तो हम कोई किसी भी चीज का कॉन्सेंट्रेशन हम हमेशा मोल्स पर डीएम क्यूब में एक्सप्रेस करते हैं। पी इज द प्रेशर ऑफ अ गैस इन बार ओवर द सॉल्यूशन। बार में प्रेशर है, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। एंड के एच इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट। समझ में आया? फिर एक सिंपल सी बात है, सिंपल मैथमेटिक्स है। के एच इज इक्वल एस अपॉन पी। ये नीचे चला गया, इसका यूनिट है मोल्स पर लीटर, इसका यूनिट है बार। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ के एच? मोल्स पर लीटर पर बार। है समझ में? तो ये आपको एग्जाम में आएगा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट। एक मार्क का क्वेश्चन, कितना सिंपल है। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप आराम से कर पाओगे। मोल्स पर लीटर पर, तो दिस इज मेरे लिए, ये मैं इसको 4 स्टार देता था। ये आपको एग्जाम में आ सकता है। और लॉ आएगा तो 5 स्टार क्वेश्चन, है ना। 5 स्टार क्वेश्चन लॉ तो पक्का मिलेगा आपको, बिकॉज इसमें दो ही तो लॉ है। और चैप्टर मुझे लगता है 5-6 मार्क का है। 5 मार्क का चैप्टर है, तो उसमें एक लॉ आ गया तो एक प्रॉब्लम आ सकता है। और ये ऐसा 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये आपका हेनरी लॉ। आई होप हेनरी लॉ आपको इसको लर्न करना पड़ेगा, लिख के देखना पड़ेगा। पूरा लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट करो, ठीक है। जितना भी स्लाइड में मैंने दिया ऑलरेडी मैंने कट शॉर्ट करके दिया उसको। तो हमारा एक हेनरी लॉ हो गया। तो हेनरी लॉ किसके बारे में बात करता है? हेनरी लॉ बात करता है एक लिक्विड, लिक्विड के ऊपर प्रेशर, गैस का प्रेशर। मतलब यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे गैस है, और ये गैस लिक्विड में सोल्यूबल होगा। कितना सोल्यूबल होगा उसका डिपेंड अपॉन प्रेशर कितना हो उसके ऊपर, है ना। प्रेशर जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा उतना ज्यादा सोल्यूबिलिटी रहेगा। अब और एक चीज देखते हैं कि अगर हम पानी को गर्म करेंगे, है ना, अगर हम पानी लेंगे, पानी को गर्म करेंगे, तो पानी को गर्म करने की वजह से क्या होता है कि अंदर का जो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन के पहले आपको ऐसे नीचे नीचे थोड़े बबल दिखते हैं। ये जो बबल है, ये बबल धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर ऑक्सीजन ऊपर आ जाते हैं। बिकॉज क्या होता है कि ये जो वेपर का प्रेशर है ये इतना बढ़ता है कि ऊपर में ये इसको धकेलते ऊपर। तो ये वाला चीज आपको यहाँ पे समझना है कि टेम्परेचर का भी उसके साथ रिलेशन। लोअर टेम्परेचर अगर रहेगा तो सोल्यूबिलिटी ज्यादा रहेगा, लेकिन अभी हम यहाँ पे प्रेशर का रिलेशन यहाँ पे देख रहे हैं। तो जो मैंने अभी बता रहा हूँ टेम्परेचर का भी रिलेशन है उसके साथ। तो आई होप हेनरी लॉ आपको समझ में आया होगा। आगे जाते हैं, आगे जाते हैं अभी। नेक्स्ट लॉ है दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन फॉर हेनरी लॉ। हेनरी लॉ, मैंने बोला केमिस्ट्री में लॉ देने का एक्सेप्शन तो आता ही है। तो क्या एक्सेप्शन है? गैसेस, ये भी आपको एग्जाम में आएगा। गैसेस लाइक NH3CO2 डू नॉट ओबे हेनरी लॉ। क्यों नहीं ओबे करते? बिकॉज रिएक्ट हो जाते हैं पानी के साथ। मैंने आपको बोला है कि सॉल्यूशन में नॉन रिएक्टिंग रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ये कि, लेकिन ये क्या होता है कि NH3 अगर हम डालेंगे तो NH3 रिएक्ट हो जाएगा पानी के साथ, आपको इस तरीके से कंपाउंड मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट होगा तो H2CO3 मिलता है, ठीक है ना, कार्बोनिक एसिड मिलता है। तो इसके लिए रिएक्ट होने की वजह से वो हेनरी लॉ को ओबे नहीं कर पाते, है ना। हेनरी लॉ को क्या करते हैं, उनका सोल्यूबिलिटी क्या रहता है, दे हैव अ हायर सोल्यूबिलिटी देन एक्सपेक्टेड बाय हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के हिसाब से उनका सोल्यूबिलिटी ज्यादा रहता है, वो हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करते, दैट इज एक्सेप्शन। तो ये एक्सेप्शन ध्यान में रखो। तो हेनरी लॉ हमारा हो गया। आगे जाते हैं। नाउ वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। हमारे 5-6 मिनट बचे, उसमें हम ये टॉपिक कवर करते हैं, बाद में इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट मीटिंग में कवर करेंगे।
पहले मैं आपको वेपर का प्रेशर समझाता हूँ, तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि वेपर का प्रेशर क्या है। देखो हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ पे हम लेंगे बॉटल, है ना, एक पानी का बॉटल लेंगे, एक पानी का बॉटल लेंगे, ओके। और इसमें यहाँ तक पानी भरेंगे, इसमें यहाँ तक भरेंगे पानी, और इसका ढक्कन कर देंगे बंद। और उसके बाद में हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे, एक यूट्यूब मैनोमीटर यहाँ से एक होल करेंगे, इसको होल करेंगे, एक यहाँ पे लेंगे यूट्यूब मैनोमीटर है, एक ऐसा यूट्यूब मैनोमीटर है। और ये जो यूट्यूब मैनोमीटर है, ये साइड से ओपन टू एटमॉस्फेयर है, और ये साइड से उसको बॉटल के अंदर उसका होल कर दिया। हमने क्या लिया, यहाँ पे एक यूट्यूब लिया, यहाँ पे एक यूट्यूब लिया, और इसका एक एक जो लेग है ना, ये बॉटल के अंदर डाल दिया, इसको कर दिया सील, सो दैट यहाँ से ऊपर से भी बंद है, यहाँ से भी उसका वेपर बाहर नहीं आना चाहिए। और फिर हमने उसको एक कलर वाटर से भर दिया, तो हमें सॉरी इसको मैंने वाटर से भर दिया है ना, इसको ऐसा वाटर से भर दिया, यहाँ तक भर दिया। तो आज हम टाइम गिनते हैं कि आज 3 बजे मैंने ये एक्सपेरिमेंट को चालू किया, 3 PM को चालू कर दिया, ठीक है। बॉटल लिया, यहाँ पे पानी है, और अभी का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा मैं बोलता हूँ। 25 डिग्री पे पानी है, 25 डिग्री पे हमारा टेम्परेचर है। अभी हम कल आएंगे, कल हम देखेंगे तो कल यहाँ पे क्या हो जाएगा, कल ऐसा हो गया, बिकॉज 25 डिग्री पे कुछ ना कुछ ये पानी का वेपोराइजेशन हो जाएगा। अब यहाँ से जो वेपर बाहर निकल रहे, इनको जाने के लिए जगह नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हमने बंद कर दिया, और यहाँ पे जा नहीं सकते बिकॉज यहाँ पे भी पानी है। तो ये क्या करेगा वेपर, ये इस यहाँ से बाहर जाने का कोशिश करेगा, और यहाँ से जब बाहर जाने का कोशिश करेगा तो क्या करेगा, ये पानी को ऊपर धकेलेगा, तो ये पानी का लेवल यहाँ तक ऊपर चलाएगा इधर से, और ये साइड से ना थोड़ा नीचे चलाएगा, ये साइड से थोड़ा नीचे चलाएगा, 10 मिनट 2 मिनट, ये साइड से थोड़ा नीचे चलाएगा। मैं इसको और कम कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। देखो अभी अभी क्या हो गया, ये साइड से ये यहाँ तक नीचे चलाया, ठीक है, ये साइड से नीचे चलाया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइट का डिफरेंस हो गया, ये हाइट का डिफरेंस, बिकॉज यहाँ के वेपर ने ये वाले पानी को दबाया, और यहाँ पे 2 नैनोमीटर में हाइट का डिफरेंस आ गया एच। तो यहाँ से हम प्रेशर निकाल सकते हैं, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, एच इंटू रो इंटू जी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर। ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, बिकॉज वेपर ने 25 डिग्री पे इतना प्रेशर जनरेट किया, और वो प्रेशर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। और ये प्रेशर किसका, वेपर का प्रेशर है, इसके लिए हम इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ लिक्विड, ऑफ लिक्विड इन लिक्विड्स। समझ में आए, वेपर प्रेशर का कंसेप्ट समझ में आया पक्का, यस, yes, ओके। तो वेपर का प्रेशर, तो वेपर प्रेशर मेजर, ये मेजर करने का मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि हर एक टेम्परेचर पे हर एक लिक्विड कुछ ना कुछ वेपर जनरेट करता है, और उस वेपर का प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे 25 डिग्री पे मेजर करके रख दिया है बुक में रेफरेंस के लिए, तो उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर। और जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर और बढ़ेगा। और हम बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इज दैट पॉइंट जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब ऐसा कंडीशन होगा तो लिक्विड बॉईल होना चालू कर देगा, क्या हो जाएगा, लिक्विड बॉईल होना चालू कर देगा, कब, जब वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आया समझ में। तो अभी हम वेपर प्रेशर से रिलेटेड एक कंसेप्ट लॉ देखने वाले हैं, और उस लॉ को हम अंडरस्टैंड करेंगे बाय नेम दैट इज कॉल्ड एज राउल्ट्स लॉ, तो हम उसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले 1 मिनट हमारे पास बचा है, तो 1 मिनट में हम ये पढ़ लेते कि क्या क्या लिखा है। कंसिडर अ बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी मतलब ऐसा सॉल्यूशन कि जिसमें दो दो लिक्विड्स है, दो वोलाटाइल लिक्विड्स है। व्हाट इज वोलाटाइल लिक्विड्स, मतलब जिसका वेपर जल्दी जनरेट होता है उसको बोलते हैं वोलाटाइल लिक्विड्स। कंसिडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलाटाइल लिक्विड्स A1 and A2 व्हेन अ सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन अ क्लोज कंटेनर, मतलब बंद करके रखा, बोथ द लिक्विड्स विल वेपोराइज eventually at equilibrium is established between the vapors and liquid phase. Both the components are present in the vapor phase. The partial pressure of the component are related to their mole fractions in the solution. This relation is given by Raoult's law. अभी मैंने जो आपको एग्जांपल बताया था उसमें मैंने एक ही सॉल्यूशन दिया था,
उसमें मैंने एक ही सॉल्यूशन लिया था। अभी हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे नेक्स्ट मीटिंग, है ना। नेक्स्ट मीटिंग में बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि राउट्स का कहना क्या था। आया समझ में? तो मैं लिंक भेजता हूँ, जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिए दूसरे मीटिंग को, ठीक है।